हाँ, यूनिट थर्ड इंटीजर प्रोग्रामिंग, गोमोरिस एल्गोरिथम है ना। सबसे पहले अपन ने सिंप्लेक्स एलपीपी को सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना पड़ चुके हैं, है ना। तो पहले सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। गोमोरिस एल्गोरिथम जो है यूज में लिया जाता है अपने, जैसे अपने कोई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है अपने एलपीपी, मैक्सिमम ऑफ जेड या मिनिमम ऑफ जेड is equals to Cx, subject to constraints Ax greater than हो या equal हो या less than हो, clear, and x greater than equal 0। प्रॉब्लम मैक्सिमम की भी हो सकती है, मिनिमम की भी हो सकती है, वो किसके इक्वल है, Cx, सब्जेक्ट टू constraints Ax greater than या इक्वल में या लेस देन b की कंडीशन, और x greater than equal 0। अपने को क्या करना है, इसमें जो सॉल्यूशन होता है इन दोनों को सेटिस्फाई करता है, वो फिजिबल सॉल्यूशन होता है, सुसंगत हल हिंदी में बोलते हैं। जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट एंड नॉन नेगेटिविटी को सेटिस्फाई करता है वो फिजिबल सॉल्यूशन, और जो फिजिबल सॉल्यूशन जेड को सेटिस्फाई करता है, फिजिबल सॉल्यूशन अगर जेड को करेगा तो वो ऑप्टिमम हो जाएगा, इष्टतम। तो जो फिजिबल सॉल्यूशन मैक्सिमम जेड है, मिनिमम जेड है, इसको सेटिस्फाई करेगा, ऑप्टिमम। तो यहाँ जो गोमोरिस कांस्टेंट है या एल्गोरिथम है वो कब यूज में लेते हैं, जैसे फाइंड करना है ऑप्टिमम इंटीजर सॉल्यूशन टू द एलपीपी। अपन ने एलपीपी का सॉल्यूशन पढ़ा सिंप्लेक्स मेथड से, ड्युअलिटी से, जनरलाइज सिंप्लेक्स से, रिवाइज से, है ना, बीएससी में पढ़ा। तो यहाँ उनमें केवल सॉल्यूशन था, वो फ्रैक्शन में भी आ जाता था। यहाँ बोल रहा है कि इंटीजर सॉल्यूशन, इसलिए ये कैसी प्रोग्रामिंग होती है, इंटीजर प्रोग्रामिंग। तो इंटीजर सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब होगा कि x1 x2 जो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, क्लियर। तो जैसे ये मैक्सिमम ऑफ जेड ये है, ये कंडीशंस है, और सॉल्व करना यहाँ मेंशन होगा कि x1 x2 कैसे हैं, अपने पास इंटीजर्स हैं, क्लियर, यानी फ्रैक्शन अपने को हटानी है। तो उससे पता चलेगा कौन सी प्रोग्रामिंग है ये, इंटीजर प्रोग्रामिंग। तो अब इंटीजर प्रोग्रामिंग, इंटीजर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए गोमोरिस कांस्टेंट बोलते हैं या एल्गोरिथम, उसका यूज करेंगे। तो पहले सिंपल सिंप्लेक्स से सॉल्व करना है, फिर इसके मेथड की कंडीशन यूज में लेंगे। जब अपने को पहले इसको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना है, तो सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए गिवन एलपीपी मैक्सिमम की होनी चाहिए, ऑलरेडी मैक्सिमम की है। और जब अपने पास लेस देन इक्वल के साइन हो तो अपन क्या करेंगे, सिलेक्ट वेरिएबल ऐड कराएंगे, प्लस करा दें। ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, सरप्लस वेरिएबल लेस करा दें, स्लैक ऐड हो जाएगा, सरप्लस लेस हो जाएगा। जैसे ये है x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल 3, इन दोनों को इक्वल करना है, इक्वेशन में चेंज कराना है। बड़ा कौन है, ये, यानी यहाँ कुछ ना कुछ ऐड कराना पड़ेगा। तो वो वेरिएबल अपन ने ले लिया, कैसा लिया, x, ये ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है। तो जो ऐड कराने वाला वेरिएबल है वो स्लैक वेरिएबल है ना, और स्लैक यानी न्यूनता पूरक, यानी जो कमी है उसको पूरा कर रहे हैं। सरप्लस यानी आधिक्य पूरक, अधिकता है कि जैसे ये है, ये ज्यादा है, इसको 3 के इक्वल करना है, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ लेस कराना पड़ेगा, क्लियर। तो सबसे पहले गिवन एलपीपी को सिंप्लेक्स से सॉल्व करना है। स्लैक वेरिएबल क्या करें, एडिंग स्लैक वेरिएबल 2 तक तो है, इसमें भी स्लैक आएगा, इसमें भी कितने स्लैक वेरिएबल आ जाएंगे, 3। तो एलपीपी की क्या हो जाएगी, चेंज फॉर्म। फर्स्टली we shall solving given LPP by simplex method.
तो क्या करें, एडिंग स्लैक वेरिएबल स्लैक वेरिएबल्स कौन कौन से आ जाएंगे, x3 ग्रेटर देन इक्वल 0, x4 ग्रेटर देन इक्वल 0, x5 ग्रेटर देन इक्वल 0, है ना। देन चेंज फॉर्म ऑफ गिवन एलपीपी। और ये ध्यान रखना मैक्सिमम की होनी चाहिए, ऑलरेडी मैक्सिमम की है, अगर मिनिमम की होगी तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये चेंज करा दे तो क्या होगी फॉर्म, then change form of given LPP, मैक्सिमम ऑफ जेड, ध्यान से देखना, चाहे स्लैक वेरिएबल हो चाहे सरप्लस हो, उसकी कॉस्ट कितनी रखते हैं, 0। मैक्सिमम ऑफ जेड x1 प्लस 2x2 0x3 0x4 0x5, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट क्या हो जाएगा, इसमें ऐड कराएं 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 7, ऐसे इसमें x1 प्लस x2 प्लस x4 इक्वल टू 7 और 2x1 प्लस x5 इक्वल टू 11 और x1 x2 x3 x4 x5 ग्रेटर देन इक्वल 0। ध्यान से देखना क्या कंडीशन आई कि जो स्लैक वेरिएबल थे उनकी कॉस्ट, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमेशा क्या रखते हैं, 0, तो ये 0 0 रख दी। और यहाँ अपन ने क्या किया, लेस देन इक्वल का साइन था, यहाँ स्लैक वेरिएबल आ गया x3, यहाँ x4 आ गया, यहाँ x5 आ गया, ये और सारे ही ये चाहे स्लैक वेरिएबल हो चाहे सरप्लस हो ग्रेटर देन इक्वल 0 होते हैं, और स्लैक हो या सरप्लस हो उसकी कॉस्ट कितनी रखते हैं, 0। ये कॉस्ट है, x1 की कॉस्ट बस ये 2 है, ये 0 0 0 की फॉर्म में। क्लियर, तो स्लैक वेरिएबल x3 x4 x5 ये ऐड करा दिए, इनकी कॉस्ट 0 रखी, तो ये चेंज फॉर्म ये आ जाएगी। हाँ, अब लें अपन कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, इससे यहाँ क्या x1 है, नहीं है तो इसको लिख सकते हैं 0x1, x2 x3 x4 x5 नहीं है, उनके कोएफिशिएंट 0, तो ये हो गया 0 2, x3 का कोएफिशिएंट 1, 4 5 नहीं है तो 0 0, फिर x1 का कोएफिशिएंट 1, x2 का 1, x3 का 0, x4 का 1, 5 का 0, फिर 2 0 0 0 और x5 का 1, ये हो गया अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5। क्लियर, तो इनिशियल बेसिस क्या हो जाएगा, इनिशियल बेसिस होता है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स किस किस के कारण बन रही है, अल्फा 3, पहले यूनिट मैट्रिक्स में यही आता है 1 0 0, तो अल्फा 3 फिर 0 1 0 अल्फा 4 अल्फा 5। क्लियर, ये इनिशियल बेसिस हो जाएगा। और कॉस्ट वाली मैट्रिक्स क्या होगी, 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 की कंडीशन। क्लियर, ये कॉस्ट हो गई अपने पास। इसको लेके अपन सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। हाँ, अब बनाएंगे अपन सिंप्लेक्स टेबल। सबसे पहले सीबी बी एक्स बी, ये फॉर्मेट फिक्स होगा, सीबी बी एक्स बी बी y1 y2 y3 y4 y5। सबसे पहले अपन लेंगे अपना, ये वेक्टर्स क्या थी, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ये थी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5। इनिशियल बेसिस क्या था अपना, 3 4 5।
क्लियर, ये थे। तो CB, ये B सबसे पहले बेसिस में कौन है, 3 4 5, क्लियर। उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू, यानी जो इंडेक्स 3 आ रहा है ना, x3 x4 x5। अब ये जो अपने कॉस्ट है, कॉस्ट अपन ने लिखी थी C120000, ये CJ मैंने यहाँ लिख दिया 1200। x3 की कॉस्ट, ये x1 की कॉस्ट, ये x2 की, ये x3 की, x4 की, x5। x3 की कितनी है 0, x4 की कितनी है वहां से 0, x5 की कितनी है 0। फिर लेंगे अपन ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनी, यहाँ अपन वेरिएबल्स y1 y2 y3 y4 y5 लेते हैं, होते हैं x की फॉर्म में या y के फॉर्म में लेंगे, क्या आ जाएगी ये 0 2 1 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 1, क्लियर। और स्मॉल b यानी जो राइट हैंड साइड पे अपने वैल्यू सी 7 7 11, ये राइट हैंड साइड में इक्वेशन बनाई अपन ने, तो इक्वेशन के राइट हैंड साइड में वैल्यूज क्या थी 7 7 11, ये हो गई, ये हो गई अपने टेबल नंबर फर्स्ट। अब फाइंड करेंगे ZJ माइनस CJ। ZJ माइनस CJ क्या होगा, ये 0 इस 7 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये यूं 0 इंटू 7, ये 0 इंटू 7, 0 इंटू 11 ये वाला, और माइनस CJ, सॉरी यहाँ आएगी कंडीशन B के नीचे नहीं, ये यहाँ, ये 0 इंटू 0, 0 इंटू 1, 0 इंटू 2 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा माइनस। सेम वही प्रोसीजर 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1, 0 इंटू 0 ये माइनस के 2, फिर 0 इंटू 0 0 0 ये 0 0 0 0 माइनस 0 0, ये 0 0 0 लेस कराएं 0, तो यहाँ क्या वैल्यू आएगी अपने पास, डायरेक्ट लिखना है माइनस। ZJ माइनस CJ में मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी है -2, क्लियर, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू। अब इसको लेके अपन क्या निकालेंगे, मिनिमम रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ अपना, कौन सा वेक्टर एंटर हो रहा है, ये वेक्टर अपना कौन सा हुआ, एरो लगाने का मतलब अंदर गए, एंट्रिंग वेक्टर y2। अब जब y2 यानी y2 के करस्पॉन्डिंग x2 या अल्फा 2 बोल रहे हैं, वेक्टर बोल रहे हैं यानी अल्फा 2, तो जब ये अंदर जा रहा है तो उसकी जगह है अपना कोई बाहर भी निकलना चाहिए, आउटगोइंग वेक्टर यानी डिपार्टिंग वेक्टर होना चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे अपन, मिनिमम रेशियो से। क्लियर, मिनिमम रेशियो क्या होगा अपने पास, जो अपने पास ये अंदर गया वेक्टर, इसका रेशियो b के साथ निकालेंगे, और इसमें कभी भी मिनिमम रेशियो नेगेटिव वैल्यू से नहीं निकलेगा, ना ही 0 से निकलेगा। अगर इनमें कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही है उससे मिनिमम रेशियो नहीं निकलता, इसको स्किप कर दो। 7/2 और 7/1, 11 0 से नहीं लेंगे, तो 7/2 और 7/1 में छोटा कौन है, 7/2 3.5, यानी ये एरो लगेगा इधर, इधर लगने का मतलब ये 3 वाला वेक्टर अपने बाहर आ जाएगा, तो ये एरो आ जाएगा नीचे। तो अपना एंट्रिंग वेक्टर कौन सा हुआ, अल्फा 2, और आउटगोइंग कौन सा हुआ, अल्फा 3। अब ध्यान से देखना, ये एंट्रिंग और ये आउटगोइंग जहां मिलते हैं वो कहलाता है की एलिमेंट। या किसके कारण मिनिमम आया रेशियो, इस 2 के कारण, तो ये 2 क्या कहलाएगा, की एलिमेंट। क्लियर, तो अपना कौन सा बाहर निकला, अंदर गया 2, बाहर कौन सा आया 3, तो न्यू BFS क्या आ जाएगा, ये चीज इसके नीचे लिखना, मैंने यहाँ जगह नहीं छोड़ी स्पेस, यहाँ लिख लेना,
न्यू BFS क्या हो जाएगा अपना बी, 3 निकला है, 3 की जगह 2 आ जाएगा, तो अल्फा 2, अल्फा 4, अल्फा 5, तो ये आ जाएगा अपना अल्फा 2, अल्फा 4, अल्फा 5, इसके करस्पॉन्डिंग x2, x4, x5, इसी के नीचे टेबल बनाना ताकि ये फॉर्मेट इसका नीचे वही सेम रहेगा, है ना। x2 की कॉस्ट कितनी है 2, x4 की कितनी है 0, x5 की कितनी है 0। फिर अब अपन लेंगे ये है की एलिमेंट, यानी इस पूरी रो को की एलिमेंट से डिवाइड करा दे। 7/2, 0, 1, 1/2, 0, 0। ध्यान से देखना, जब ये बाहर निकल रही है, ये अंदर गई, यानी ये इस तरीके से पोजीशन होगी, यानी ये पूरी की पूरी कॉलम यहाँ शिफ्ट होगी, यानी 1 0 0 बनेगी। ये इधर निकल रही है, ये अंदर जा रही है, यानी 1 0 0 की पोजीशन अब नेक्स्ट टेबल में बनेगी। तो यहाँ 1 तो आ गया, इन दोनों को 0 बनाना है। यह सिंपल सी कंडीशन होती है कि एलिमेंट के ऊपर या नीचे जो भी एलिमेंट होते हैं उनको 0 बनाना था, ये की एलिमेंट के नीचे इनको 0 बनाना है। ये तो ऑलरेडी 0 है, इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए मैं यहाँ अलग से रफ वर्क कर रही हूँ। ये ले लिया अपन ने 7 1 1 0 1 0। ये वाली रो सेकंड वाली नहीं फाइंड करनी, जो रो फाइंड करनी है उसको पहले ऊपर लिखना, क्लियर। यहाँ कोएफिशिएंट कितना है 1, ये भी कितना है 1, यानी ये रो मैं इसके नीचे लिखता हूँ 7/2 0 1 1/2 0 0, दोनों को लेस कर कितना आ जाएगा 14 - 7 7/2, ये 7 - 7/2 14 हो गया, तो ये 7/2 लेस करा रहे 1 - 0 1 0 -1/2 1 0, ये इस जगह आ जाएगी रो अपने पास 7/2 1 0 -1/2 1 0, और ये वाला भी 0 बनाना पड़ता है, तो ये ऑलरेडी 0 है, तो मैं इसको एज इट इज लिख दूंगी 11 2 0 0 0। ये हो गई अपने सिंप्लेक्स टेबल सेकेंड। अब अपन निकालेंगे इससे ZJ - CJ की कंडीशन, तो क्या आ जाएगी ZJ - CJ, वापस वही कॉन्सेप्ट, 2 इस 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 0 0 1 लेस कराया -1। फिर अब अपन कंडीशन ले लें इसमें, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ 2 0 0 -2 यानी 0, फिर ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ 1/2 से 1 0 0 और ये 0, ये 0 0 0 और ये 0, ये 0 0 0 ये 0। ये प्रोसीजर तब तक चलता जाता है जब तक कि ZJ - CJ ग्रेटर देन इक्वल 0 नहीं है, नेगेटिव वाली टर्म हट जाए। वापस अपना मोस्ट नेगेटिव कौन सा है ये, यानी ये हो गया एंट्रिंग वेक्टर। फिर निकालेंगे मिनिमम रेशियो, 0 से नहीं निकलता है, नेगेटिव वाली से नहीं, 7/2/1 11/2, क्लियर। तो कौन सा होगा ये, यानी अपना 4 वाला बाहर निकल जाएगा, उसको लेके नई टेबल बनाएंगे। तो ये टेबल सिंप्लेक्स टेबल तब तक बनती है जब तक ZJ - CJ ग्रेटर देन इक्वल 0 नहीं हो जाता। यहाँ ये आएगा 2 × 1/2 यानी 1, ये 0 ये 0 -0, तो ये आएगा यहाँ पे 1, क्लियर। अब मिनिमम रेशियो निकालें, ये रफ वर्क था, है ना। ये आ जाएगी कंडीशन, आप मिनिमम रेशियो निकालें इसका, जीरो से निकलेगा नहीं, इन 1 और 2 से 7/2 को 1 से डिवाइड किया नहीं 7/2, और ये 11/2, दोनों में से छोटा कौन सा है 7/2, तो ये अपना आउटगोइंग कौन सा हो जाएगा 4।
4 यानी y4। तो एंट्रिंग वेक्टर कौन सा हो गया? y1 और आउटगोइंग y4 और न्यू BFS कौन सा गया अपना अंदर? 1, बाहर कौन निकला? 4, 4 की जगह 1 आ गया। अल्फा 2, अल्फा 1, अल्फा 5, अल्फा 2, अल्फा 1, अल्फा 5, इसको लेके नई टेबल बना देंगे। अब ये किसके कारण आया? अपना 1 के कारण। 7/2 को किससे डिवाइड किया? 1 की एलिमेंट। अब अपना न्यू BFS क्या है? अल्फा 2, अल्फा 1, अल्फा 5। तो अल्फा 2, अल्फा 1, अल्फा 5, इसके करस्पॉन्डिंग x2, x1, x5। अब अपने कॉस्ट क्या आएगी? x2 की कॉस्ट 2, x1 की कितनी है? 1, x5 की कितनी है? 0। की एलिमेंट कौन आया? 1। इस पूरी रो को 1 से डिवाइड कराना है, इट इज वही आएगी 7/2, 1, 0, -12, 1, 0। क्लियर? और अब की एलिमेंट के ऊपर और नीचे वालों को 0 बनाना पड़ता है। ये भी ऑलरेडी 0 है तो एज इट इज रो 7/2, 0, 1, 1/2, 0, 0। अब इसको बनाना है 0, तो पहले ये रो अपन ऊपर लिखेंगे, है ना? ये रफ वर्क में कर रहे हैं। क्या आ जाएगी कंडीशन? ये ऊपर लिखे 11, 2, 0, 0, 0, 1। यहाँ कितना है? 2। ध्यान से देखना, ये 2 है, ये की एलिमेंट वाला 1 है, तो इस पूरी रो को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 2 आ रहा है, इसको 0 बनाना है, तो ये 1 है, इस पूरी रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 7, 2, 0, -1, 2, 0, दोनों को लेस करा दें। क्या आ जाएगा? 11 - 7, 4, 0, 0, 1, -2, 1। तो क्या आ जाएगी इससे? 4, 0, 0, 1, -2, 1। अब नया ZJ - CJ, ये टेबल नंबर कौन सी हो गई अपने? 3rd। ZJ - CJ निकालना है। ये वाला फॉर्मेट चलता रहेगा सेम। अगर तुम्हारे एक पेज में आ रहा है तो नीचे से नीचे बनाते जाओ, आगे से आगे। नहीं है, वापस नेक्स्ट पेज में बनाओगे तो वापस फॉर्मेट लिखेंगे, है ना? अब ZJ - CJ क्या हो जाएगा? ये अपना क्या हो जाएगा? 2 इस 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, ये 1, ये 0, 1 - 1, 0, ये 2, 0, 0 सम करते जाते हैं, -2, ये 0, ये 2 इस हाफ से मल्टीप्लाई हुआ 1, प्लस -हाफ, ये 0, तो 1 - हाफ यानी हाफ, उसमें से क्या लेस हुआ? 0, तो क्या आ जाएगा? हाफ, है ना? 2 × 1/2 यानी 1, -1/2, फिर 0, 0 लेस हुआ तो ये हाफ हो गया। ऐसे ही ये 0, 1, 0, ये 1 की कंडीशन, ये 0, 0, ये कितना हो जाएगा? 0। सारी वैल्यूज क्या आ गई? पॉजिटिव। ऑल ZJ - CJ क्या आ गया? सो सॉल्यूशन कैसा हो गया अपना? ऑप्टिमम। क्लियर? तो अपना सॉल्यूशन क्या आ गया? ऑप्टिमम की कंडीशन हो गई। ये आया अपने पास इसके नीचे लिखेंगे, ये कंडीशन आई अपने पास फॉर ऑल ZJ - CJ ग्रेटर देन इक्वल 0। सो सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम। ध्यान से देखना क्या सॉल्यूशन होगा? ये x2 की वैल्यू होगी। x2 क्या हो गया? 7/2। x1 क्या हो गया? 7/2। और x5 क्या हो गया? 0। और इसके अलावा जो यहाँ नहीं आ रहे
वो क्या हो जाएंगे 0। ये बेसिस में जो है इनके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू 7/2, ये 7/2। अब कौन सा वाला बेसिस में नहीं है 3, उसकी वैल्यू 0, 4 उसकी 0। ये सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्यूशन निकाल गया। ऑप्टिमम में नहीं जेड को सेटिस्फाई करें, बट यहाँ दे रखा है इंटीजर सॉल्यूशन। क्या x2 और x3 x1 इंटीजर फॉर्म में है? नहीं है, तो इंटीजर सॉल्यूशन नहीं है, तो इंटीजर बनाने के लिए गॉमेरियन कांस्टेंट का अपन यूज करेंगे। हाँ, अब अपना क्या है, ये सॉल्यूशन ऑप्टिमम तो है बट नॉट इंटीजर, है ना, ये फ्रैक्शन में आ रहा है, तो पर्टिकुलर वो बोल रहा है इंटीजर सॉल्यूशन चाहिए, है ना, तो यहाँ इंटीजर नहीं है, तो इसके लिए हम गॉमेरियन कांस्टेंट प्लेन एल्गोरिथम का यूज करेंगे। तो गॉमेरियन कांस्टेंट का मतलब कोई कांस्टेंट वेरिएबल ऐड कराएंगे जिससे इस फ्रैक्शनल पार्ट को हटाएंगे। तो ये 2 वेरिएबल्स हैं, किस किस में इंटीजर नहीं है अपने x1 और x2 में, 7/2 7/2। गॉमेरियन कांस्टेंट क्या करता है, इस 7/2 को क्या लिख सकते हैं 2 + 1/2, सॉरी 3 + 1/2, ये भी 3 + 1/2। तो दोनों में फ्रैक्शन पार्ट कौन सा है, हाफ, इस पे भी हाफ है, इस पे भी हाफ। तो दोनों में से जो मैक्सिमम फ्रैक्शन होता है उसी में वो गॉमेरियन कांस्टेंट ऐड कराया जाता है। अब दोनों में क्या है, सेम है, इस पे भी फ्रैक्शन हाफ है और ये भी क्या है, हाफ है। तो ये क्या है, x1 और x2 इन्वॉल्विंग द फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा होगा, दोनों में फ्रैक्शन पार्ट है बट बहुत इक्वल फ्रैक्शन कौन सा है, हाफ। तो अपन हाफ होने के कारण अपन क्या करेंगे, कोई सी भी रो चूज कर सकते हैं, फर्स्ट रो में भी गॉमेरियन कांस्टेंट ऐड करा सकते हैं, सेकेंड रो में भी करा सकते हैं। और अगर दोनों में फ्रैक्शन अलग अलग होगी तो जिसमें मैक्सिमम होती है उसी में गॉमेरियन कांस्टेंट ऐड कराएंगे। तो अभी किसमें कराएंगे, अपन अपने अकॉर्डिंग दोनों में से कोई सी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अपन कौन सी ले रहे हैं, फर्स्ट रो, और इसमें गॉमेरियन सेकेंडरी कांस्टेंट अपन यूज में लेंगे, यानी फर्स्ट रो में अपन फ्रैक्शन पार्ट में गॉमेरियन कांस्टेंट ऐड करा के नई टेबल बनाएंगे, क्लियर। और ये तब तक सॉल्व करेंगे जब तक कि अपना सॉल्यूशन इंटीजर नहीं आ जाता। तो पहले सिंपल सिंप्लेक्स से करना है, फिर गॉमेरियन कांस्टेंट मेथड का यूज करना है। हाँ, अपने लास्ट टेबल ये बनी अपना फॉर ऑल zj - cj > 0 है, सो सॉल्यूशन ऑप्टिमम है ना, यानी ये x2 की वैल्यू हो जाएगी 7/2, ये x1 की वैल्यू 7/2, ये x5 की वैल्यू 4, क्लियर। x5 की कितनी होगी 4 लिखना है, मैंने 0 लिख रखी है। और जो बेसिस में नहीं है, कौन सा नहीं है, 3 4 नहीं है, उनकी वैल्यूज क्या हो जाएगी 0। हाँ, अब कंडीशन क्या लिखे है कि अपने को सॉल्यूशन इंटीजर चाहिए, ये x2 की वैल्यू 7/2, x1 की वैल्यू 7/2, ये इंटीजर नहीं है। तो यहाँ ये इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन में आ रही है, तो अपन क्या करेंगे, गॉमेरियन कांस्टेंट्स का यूज करेंगे। तो इसमें देखें 7/2 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 + 1/2, ऐसे इस 7/2 को 3 + 1/2। तो इसमें फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा है, हाफ। फ्रैक्शन वाली कैसी कंडीशन है, हाफ। तो अपन देखते हैं मैक्सिमम फ्रैक्शन इन दोनों में से बड़ी कौन सी है, दोनों सेम है, तो कोई सी भी रो को अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अपन ने सेलेक्ट कर ली फर्स्ट रो को। कॉन्सेप्ट समझना, ये 0, इसमें फ्रैक्शन वाला पार्ट कितना है 0, तो 0 + 0 x1। इसमें फ्रैक्शन कैसी है, भिन्न वाली वैल्यू 0, तो 0 + 1, 1 + 0 नहीं, 0 + 1 x2। और इसमें कैसी कंडीशन है, या फ्रैक्शन वाला पीछे कर दो ना, ये 1 + 0, ये कंप्लीट, ये फ्रैक्शन। इसमें इंटीजर कितना है 0, फ्रैक्शन कितना है हाफ। ऐसे ही 0 में फ्रैक्शन कितनी है 0, और ये 0 + 0 x5, और ये 7/2, इसको लिखेंगे 3 + 1/2। इसमें है प्रॉब्लम किसी को, अपन ने फर्स्ट रो सेलेक्ट की, ये फर्स्ट रो कि ये भी 7/2 आ रहा था, 7/2,
अपने को फ्रैक्शन में सॉल्यूशन नहीं है, फ्रैक्शन हटानी है। तो 7/2 का मतलब 3 + 1/2, इस 7/2 का मतलब 3 + 1/2। तो दोनों में से जो मैक्सिमम फ्रैक्शन होगी उसको सेलेक्ट करेंगे, नहीं हाफ और हाफ दोनों सेम है। तो अब अपन अपनी इच्छा से फर्स्ट या सेकंड किसी भी रो में कॉमेरियन कांस्टेंट का यूज कर सकते हैं। तो क्या कंडीशन बनाएंगे कि ये 0, ये x1 के लिए, y1 का मतलब कोई x1 की कंडीशन, ये x1, x2, x3, x4, x5। तो यहाँ अपने पास कंडीशन ले ली अपन ने, इस 0 को लिख दिया 0 + 0, इसका इंटीजर 0, फ्रैक्शन वाली वैल्यू 0 x1। 1 को लिख सकते हैं 0 + 1 या 1 + 0, फ्रैक्शन वाली वैल्यू को पीछे लिखो 1 + 0 x2। हाफ इंटीजर वैल्यू 0, फ्रैक्शन हाफ में, इस 0 को 0 + 0 ये x4, 0 + 0 x5, 7/2 को लिख दिया 3 + 1/2 की फॉर्म में। अब अपन ने क्या लिया, गॉमेरियन कांस्टेंट का या गॉमरीज कांस्टेंट का यूज करेंगे। इसमें गॉमरीज कांस्टेंट के यूज से इंटीजर को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, ये तो हो गया 0, ये क्या हो गया x2, ये कितना हो गया हाफ x3, ये 0 0। जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है लेफ्ट में उसको लेफ्ट में रखो, बाकी को राइट में भेज दो। फ्रैक्शन वाली वैल्यू कौन सी है अपने पास, ये, इसको लेफ्ट में रखें, बाकी को अपन कहाँ भेज दें, राइट में। तो क्या कंडीशन आ जाएगी, हाफ x3 और ये वैल्यू हो जाएगी अपने पास हाफ, ऑलरेडी है 3 भी है, इस x2 को अपन वहां भेज देंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया। इस फ्रैक्शन वाली वैल्यू को लेफ्ट में रखो, बाकी जो फ्रैक्शन में नहीं है उनको राइट में भेज दो। तो 3 + हाफ तो पहले ही था और 1 x2 यानी x2 उधर जाएगा तो -x2। तो ये कंडीशन हो गई। हाफ x3 क्या आ जाएगा, इसमें से फ्रैक्शन का क्या रिलेशन होगा, हाफ x3 इसके इक्वल है, कॉन्सेप्ट समझना, हाफ x3 इसके इक्वल है। जब मैं इसमें से ये टर्म हटा रही हूँ तो बड़ी कौन सी होगी, ये सिंपल वैल्यू को हटा दे, ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है, तो इनको अपन ने हटा दिया। तो इसका इससे क्या रिलेशन होगा, या तो आपस में इक्वल हो सकते हैं या ग्रेटर देन इक्वल कब होंगे, जब x2 3 हो जाए तो ये वैल्यू आपस में इक्वल, और नहीं तो 3 - x2 ये प्लस हो रहा है तो ये क्या हो जाएगी, ये वैल्यू ग्रेटर देन में हो जाएगी। तो हाफ x2 क्योंकि ये कुछ ऐड हो रहा है, जब ऐड कराया हुआ अपन हटाते हैं तो क्या होता है, ये बड़ा होगा। तो हाफ x3 ग्रेटर देन इक्वल 1/2। अब इसमें लेस देन इक्वल का साइन चाहिए अपने को। लेस देन इक्वल के साइन के लिए क्या करें, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करा दें। -हाफ x3 लेस देन इक्वल -हाफ, ये हो गई इन इक्वेशन। इसमें अपन क्या करेंगे, स्लैक वेरिएबल ऐड करा देंगे। तो लेस देन इक्वल में स्लैक वेरिएबल ऐड कराते हैं। यहाँ जो ऐड कराया हुआ वेरिएबल है वो कौन सा होगा, गॉमेरियन कांस्टेंट की कंडीशन। xs1 कौन है अपना, ये xs1 कौन है, गॉमरीज कांस्टेंट है ना। वो ऐड करा दी, वो स्लैक वेरिएबल की तरह ऐड हुआ। जैसे लेस देन इक्वल का साइन होता है तो क्या होता है, स्लैक वेरिएबल ऐड होता है, तो ये ऐड हो गया। यानी ये अब एक नया वेरिएबल आ गया, इसकी वापस ये टेबल तो बनेगी, 3 वेरिएबल्स होंगे, ये चौथा वाला वेरिएबल से अपन नई रो ऐड करवा देंगे। ये अपने पास कंडीशन आई, लेफ्ट में फ्रैक्शन को रखा, बाकी सबको अपन राइट में लिखेगा। अब ये इंटीजर है ये इंटीजर है ना, x2 भी वैसे फ्रैक्शन में है, बट अपना जो यहाँ जो फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा है, हाफ। तो इस फ्रैक्शन का इस फ्रैक्शन से रिलेशन देखना है, ये आपस में इक्वल भी हो सकते हैं कब, जब x2 3 हो जाए, और नहीं तो अपने कंडीशन ले लें, ये कुछ ऐड हो रहा है, जैसे 7 है 5 + 2, मैं इस 2 को हटा रही हूँ तो 7 का 5 से क्या रिलेशन होगा, 7 ग्रेटर देन होगा 5 से। तो यहाँ कंडीशन होगी 1/2 x3 ग्रेटर देन इक्वल 1/2, ये चीज हटा दी अपन ने।
तो इसका इससे रिलेशन क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल का। जो गोमरीज कांस्टेंट अपन यूज में लेते हैं साइन लेस देन इक्वल का होना चाहिए। तो ये ग्रेटर देन इक्वल को लेस देन इक्वल में कैसे चेंज कर सकते हैं, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करा के, माइनस से मल्टीप्लाई करा दो, -1/2x3 लेस देन इक्वल -1/2। तो ये कितना हो जाएगा, ये अब लेस देन इक्वल है, उसको इक्वेशन में बदलना है। जैसे इक्वेशन में बदलते तो क्या करते हैं, स्लैक वेरिएबल ऐड कराते हैं। यहाँ कौन सा यूज कराएंगे, XS1 गोमरीज कांस्टेंट। क्लियर, उसको नाम दे दिया आपने, 5 तक तो थे, 6 देना चाहो या इसको XS1 नाम दे दिया। ये अपन ने ऐड करा दिया। अब ये जो बनी अपने रो, ध्यान से समझना, x3 का कोफिशिएंट क्या होगा, एक नई रो और ऐड कराएंगे XS1, उसका x3 का कोफिशिएंट कौन होगा, -1/2। XS1 का कोफिशिएंट कौन होगा, 1, और जो ये b है अपना वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। वो ये वैल्यू मैं यहाँ इंक्लूड कराऊंगी। क्लियर, फिर ZJ माइनस CJ निकालेंगे। जो पहले वाली टेबल थी वो यहाँ तक थी, α2, α1, αS1। अब जो गोमरीज कांस्टेंट हो गया वो कौन हो गया, XS1। तो अब ये नई रो वापस बनेगी, ये तो थी पहले वाली टेबल में, इसी में मैंने फोर्थ वेरिएबल और इंक्लूड करा दिया, XS1। उसके लिए वेक्टर क्या होगा, αS1। ध्यान से देखना, ये जो राइट साइड वाली कंडीशन है ये b में आता है, b कितना होगा, -½ ये -1/2। क्या इस इक्वेशन में x1 है कहीं, नहीं है, तो x1 का कोफिशिएंट क्या हो गया, 0। इसमें कहीं x2 है, नहीं है, तो x2 का कोफिशिएंट 0। फिर x3 का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, -½ फिर x4 है 0, x5 है 0। अब जो अपना नया वेरिएबल बना XS1 का कोफिशिएंट कितना है, 1, उसके करस्पॉन्डिंग में मैं यहाँ YS1 लिखूंगी। Y5 तक तो था, ये YS1, उसका कोफिशिएंट क्या आ गया, 1। और इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, जो अपन ने गोमरीज, चाहे स्लैक वेरिएबल हो, चाहे सरप्लस हो, चाहे गोमरीज कांस्टेंट हो, उसकी कॉस्ट कितनी होती है, 0। तो इसकी कॉस्ट क्या आ जाएगी, यहाँ पे 0। और ये CB यहाँ पे भी क्या आ गई, 0 है। यहाँ तक प्रॉब्लम, ये वाली रो अपन ने यहाँ इंक्लूड करा दी। एक नया वेरिएबल कौन सा ले लिया, XS1, उसके अकॉर्डिंग वेक्टर क्या हो गया, αS1, उसकी कॉस्ट क्या होगी, 0। और ये जो राइट साइड वाली है b, x1 नहीं है, उसका कोफिशिएंट 0, x2 नहीं है तो 0, x3 का -½ 4 और 5 भी नहीं है, 0 0, और XS1 का कोफिशिएंट 1 है, तो ये 1 की फॉर्म में आ गया। अब अपन निकालेंगे ZJ माइनस CJ। देखो कैसे निकलेगा ZJ, ये 2 इस 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ +1, ये 0, ये 0, तो टोटल आया 1 में से CJ लेस करा दे, 1 लेस कराएं तो क्या आया, 0। फिर ले अपन कंडीशन 2, 0 0 0 -2 0, फिर 1 -½ 0 0, तो 1 -½ यानी हाफ में से 0 लेस कराया, ये हाफ की कंडीशन। फिर 0 1 0 0 0 लेस कराया तो ये 1। फिर कंडीशन ले लें अपन 0 0 0 और 0, ये लेस कराएं 0 0, 2 को इससे मल्टीप्लाई कराएं 0, 1 को इससे कराएं 0, 0 को इससे कराएं 0, 0 को 1 से कराएं 0, 0 लेस कराएं 0। अब पहले तो था ZJ माइनस CJ अपना नेगेटिव होता था, तो अपन आगे टेबल बनाते थे, ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल 0 है तो वही सॉल्यूशन ऑप्टिमम हो जाता था। यहाँ जो अपना गॉमरियन कांस्टेंट है उसमें नेगेटिव वैल्यू देखेंगे, नेगेटिव कौन सी है, -½ जरूरी नहीं है इसमें एक ही नेगेटिव वैल्यू, एक से ज्यादा भी हो सकती है। क्लियर, जो एंटरिंग वेक्टर निकलेगा वो किससे निकलेगा, इस हाफ को इस -½ से डिवाइड कराएंगे,
मान लो यहाँ पे एक और वैल्यू होती -3/4, तो मैं ये 2 रो लेती, इसमें पहले आउटगोइंग निकलता है ना, इसमें नेगेटिव, ये बाहर निकालते। हमेशा गोमरीन अपन ने ऐड करा है तो पहले उसी को बाहर निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इस हाफ को -हाफ से डिवाइड करेंगे, 1 को -3/4 से डिवाइड करेंगे, दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग वो वेक्टर क्या होगा, एंटरिंग वेक्टर होगा। क्लियर? तो यहाँ अभी कैसा है अपना 0, एंटरिंग किससे निकलेगा, मैक्सिमम ऑफ हाफ अपॉन -हाफ, एक ही है। क्लियर? तो ये अपना वेक्टर चला गया अंदर और ये अपना हो गया की एलिमेंट और ये हो गया अपना आउटगोइंग वेक्टर। समझ कि इस गॉमेरिन कांस्टेंट में कौन सी वैल्यू नेगेटिव है, उनमें से अपन रेशो देखेंगे, रेशो ZJ - CJ के साथ देखेंगे। तो उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, यहाँ तो अपने एक ही नेगेटिव है, यानी ये वेक्टर एंटर करेगा और ये बाहर जाएगा। और अब अपन नई टेबल बनाएंगे, नई टेबल में ये हो गया की एलिमेंट, तो सबसे पहले इसको की एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे, 1 बना देंगे। की एलिमेंट वाली रो फाइंड करने के लिए उसको की एलिमेंट से डिवाइड करा देते 1, और इसके ऊपर जो भी है उनको 0 बना देंगे। की एलिमेंट के ऊपर नीचे जो भी होते हैं उनको 0 बनाओ, यानी इसको भी 0 बनाना है, इसको भी, इसको भी। क्लियर? फिर नई टेबल बना देंगे अपन। ये जो मैंने लिखा है इसका ये फॉर्मूला है एंटरिंग वेक्टर का, ZJ - CJ अपॉन YJ, उसमें से मैक्सिमम और YJ <0 जो नेगेटिव है उसी के लिए निकालेंगे, है ना। उनमें से जो बड़ी होगी वो एंटरिंग हो जाएगा, तो अपना एंटर ये करा, बाहर ही आ जाएगा, तो न्यू BFS क्या हो जाएगा अपना, न्यू BFS हो जाएगा अपना यहां लिख रही हूं, न्यू BFS क्या होगा, कौन बाहर निकला, ये, इसकी जगह अंदर कौन आया, 3, तो α2, α1, α5, α3, ये न्यू BFS हो जाएगा। क्लियर? ये ले ले अपन, नई जो टेबल बनेगी उसमें ये बेसिस में कौन होगा, α2, α2 ले लें, और ये α1, α2, α1, α5, और ये कितना हो गया, α3। इसके करस्पॉन्डिंग x2, x1, x5, x3, x2 की कॉस्ट कितनी है 2, x1 की कितनी है 1, x5 की कितनी है 0, x3 की कितनी है, ये x1 की, x2 की, x3 की कितनी है 0। और फिर अब अपन निकालें ये की एलिमेंट वाली रो, तो ये रो फाइंड करने के लिए पूरी रो को की एलिमेंट से डिवाइड कराते हैं, तो -हाफ को -हाफ से डिवाइड कराएंगे, 1 0 0 1 0 0 -2। क्लियर? ये हो गई कंडीशन। फॉर्मेट वही चल रहा है, अगर तुम्हारा दूसरे पेज पे आ रहा है तो वापस बनाना इसको। ये हो गया। अब अपने को ये वाली रो फाइंड करनी है, ध्यान से देखना, ये 1/2 को 0 बनाना है। 1/2 को 0 किसके यूज से बनाएंगे, इस 1 के यूज से, और जो रो फाइंड करनी है वो ऊपर रहेगा। ये 1/2 है, ये 1 है, क्या करें, इस 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये वाली आएगी, ये वाली रो ही तो आएगी, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कराओगे यही तो आएगी, इन दोनों को ऐड करा दें तो क्या आएगी, ऐड कराने पर अपने पास 7/2 - 1/2 यानी 6/2 यानी 3। समझ में आया कैसे फाइंड करेंगे, इस रो को ऊपर लिखेंगे, जो ये की एलिमेंट आया 1, इसको हाफ बनाना है तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई करा देंगे, ये आ जाएगी।
तो इन दोनों को ऐड करा दे और हमेशा ये रो ऊपर ही रहेगी। जो फाइंड करनी है उसमें कोई चेंज नहीं होता है, की एलिमेंट वाली को किसी से डिवाइड मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ये हो गया अपना 3, 0 + 0 0, 1 + 0 1, हाफ माइनस हाफ 0 0 0, ये 1। फिर अब अपन क्या करें, वापस इसको भी 0 बनाना है। की एलिमेंट के ऊपर नीचे जो भी एलिमेंट है उनको 0 बनाना है। इसको 0 बनाना है, क्या करें, ये माइनस हाफ है, ये माइनस हाफ है, क्या करें, दोनों को लेस करें। ये यूं लिखा जाएगा अपना, ये रफ वर्क ध्यान से देख रहा है इसको, कि मेरे को ये वाली रो फाइंड करनी है। तो 1 0 -1/2 1 0 0 ये लिख लिया, और ये 1 है, इधर -1/2 है, ये 1 है, तो इसको क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो कितना आ जाएगा, 1/2 0 0 1/2, और ये 0 0 -1, ये 3 0 जाए। इन दोनों को क्या करें, ऐड करें। ये था हाफ 0 0, ये हाफ, और ये वाली थी, ये अपन ने कराया हाफ, ये 7/2 0, ये 3 भी था इधर, है ना। ये रो फाइंड करनी है, ये 7/2 है ना। इसको अपन ने हाफ से मल्टीप्लाई करा है, 1/2 0 0 हाफ 0 0, और ये -1, 7/2, ये 0 था, 7/2, ये 1 0 -1/2 1 0 0, है ना। दोनों को क्या करें, ऐड करा दें। तो जो रो आएगी मैं वो यहाँ लिखूंगी, क्या आ जाएगी अपने पास, 7/2 1/2 8/2 अपॉन 2 यानी 4, 1 + 0 यानी 1, 0 + 0 0, -1/2 1/2 0, 1 + 0 1, 0 + 0 0, 0 -1, ये -1। क्लियर, ये कंडीशन हो गई। अब अपन क्या कर रहे हैं, इसको भी 0 बनाना है, इस 1 को कैसे बनाएंगे, जो रो फाइंड करनी है इसको ऊपर लिखे, ये 1 है, यानी दोनों को लेस करा दें। तो डायरेक्ट कर लो, 4 में से 1 लेस हुआ तो 3, 0 में से 0 लेस हुआ तो 0, 0 में से 0 लेस हुआ 0, 1 में से 1 लेस हुआ 0, -2 में से 0 लेस हुआ -2, 1 में से 0 लेस हुआ 1, 0 में से -2 लेस हुआ +2। आ गई नहीं रो। अब अपन निकालेंगे ZJ - CJ, क्या आएगा, ये तो B है, 0 1 0 0, 1 आया, 1 में से 1 लेस कराएं तो कितना हो जाएगा, 0, ये आया 0। फिर 2, ये 0 + 0 + 0 -2, ये 0। फिर ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 लेस हुआ 0। फिर कंडीशन लें अपन, ये 0 ये 1 0 0 लेस हुआ 1, ऐसे ये आ जाएगा 0, और ये आ गई 2 -1 0 0, ये 1 आ गया। सारे ZJ - CJ क्या आ गए, ग्रेटर देन इक्वल 0। क्या गॉमरी कांस्टेंट है क्या, जब गॉमरी कांस्टेंट होगा तब उसमें एंट्रिंग वेक्टर अपन निकालेंगे कि गॉमरी में कौन सी वैल्यू फ्रैक्शन में नेगेटिव वाली है, उसके उससे निकालेंगे, है ही नहीं। तो फॉर ऑल ZJ - CJ ग्रेटर देन इक्वल हो गया 0, अपना सॉल्यूशन क्या हो गया, ऑप्टिमम। देखो ऑप्टिमम है इंटीजर, ये x2 3
4 5 ये 1। वापस देखना ये कॉन्सेप्ट, अगर ये वैल्यू अपने क्या आ जाती, फ्रैक्शन में आती, वापस गोमेरियन कांस्टेंट ऐड करते हैं। ये देखो ये x2 की वैल्यू 7/2 ही आ रही है, तो अपन ने क्या किया, गोमेरियन कांस्टेंट ऐड कराया था पहले, उससे अपन ने पहले नई टेबल बना दी। ये सॉल्यूशन Zj माइनस Cj ग्रेटर देन इक्वल 0 है, ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो अपना ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो गया। ऑप्टिमम भी हो गया और इंटीजर भी हो गया। अब अपन देखें फॉर ऑल Zj माइनस Cj ग्रेटर देन इक्वल 0 है, सो सॉल्यूशन क्या है, ऑप्टिमम। यानी क्या कंडीशन होगी, x2 2 3 x1 4 x5 5 जो है 3 x3 1, जो वेरिएबल बेसिस में नहीं है उनकी वैल्यू 0, 2 है 1 है 3 है 4 नहीं है 0। गोमेरियन कांस्टेंट लिया था अपन ने वो 0, तो ये गोमेरियन कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो गई है ना। ये कैसा सॉल्यूशन हो गया, इंटीजर। कैसा सॉल्यूशन है, इंटीजर सॉल्यूशन। तो ऑप्टिमम भी हो गया, इंटीजर भी हो गया। अब इसको मैक्सिमम ऑफ जेड में रखें। मैक्सिमम ऑफ जेड कितना है, x1 प्लस 2x3। मैक्सिमम ऑफ जेड है x1 प्लस 2x3। x1 कितना है 4, 2x3 कितना है अपना 1। क्लियर, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 6। x3 की वैल्यू कितनी है ये अपने पास 1 है ना, नहीं सॉरी x1 ये 2 x2 है, x2 कितना है 3, तो कितना आ गया 10। ये सॉल्यूशन ऑप्टिमम भी हो गया, इंटीजर भी हो गया और इसके मैक्सिमम की वैल्यू आ गई। तो गोमेरियन कांस्टेंट मेथड से भी नेम से बोल सकता है या इंटीजर मेथड से भी बोल सकता है कि इंटीजर सॉल्यूशन चाहिए। तो फ्रैक्शन में वैल्यू आई, अपने फ्रैक्शन की वैल्यू को हटाने के लिए अपने गोमेरियन कांस्टेंट का यूज किया। इस क्वेश्चन में एक ही बार यूज हुआ, जरूरी नहीं है वापस अपने यहाँ फ्रैक्शन आ सकती थी। फ्रैक्शन को हटाने के लिए जिसमें फ्रैक्शन है उसमें गोमेरियन कांस्टेंट ले लेंगे। अगर एक से ज्यादा फ्रैक्शन है तो मैक्सिमम लेके जिसमें मैक्सिमम फ्रैक्शन होगी वो रो सेलेक्ट करके उसमें ऐड करा देंगे अपन।